हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 7 फेडरलिज्म का पार्ट 3 है ये। ठीक है, तो इससे पहले वाले दो पार्ट है, प्लेलिस्ट में सेव है, आप देख सकते हो। उसमें चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। तो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था पहले, फिर उसके बाद में जो दोनों मैप थे उनका कंपैरिजन देखा था हमने, है ना, कि आज के टाइम पर हमारे देश में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, फिर फेडरलिज्म समझ रहे थे हम। तो फेडरलिज्म में सबसे पहले यूएसएसआर के बारे में हमने जाना था, फिर इंडिया के बारे में जान रहे थे हम। फेडरलिज्म जो है उसकी कुछ की जो है आइडियाज होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ना फेडरलिज्म में ना दो सेट्स होते हैं पॉलिटीज के, मतलब कि नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट होती है, रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट होती है। ये दोनों पावर शेयर करते हैं। दो आइडेंटिटीज हो जाती है, एक तो रीजनल आइडेंटिटी हो जाती है और एक हमारी ऐसा होल, जैसे हमारे भारत देश के हम सिटीजन है तो हमारी इंडियन आइडेंटिटी है ना। और जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, जो कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में, तो इनके जो डिस्प्यूट को सुलझाते हैं ये। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि फेडरलिज्म जो हमारे संविधान में है, तो हमारे यहाँ ना स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ठीक है, मतलब कि फेडरलिज्म में क्या होता है, दोनों में पावर्स डिवाइड होती है, यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट्स में। ओके, तो यूएस में ना इक्वल पावर्स है यूनियन की और स्टेट की, पर हमारे यहाँ ना स्ट्रॉन्ग क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है हमारे देश में। तो डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है, ठीक है, संविधान में हमारे। तो 3 लिस्ट के बारे में हमने आपको बताया था, 7th शेड्यूल में दी गई है ये 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इन मैटर्स पे जो है यूनियन लिस्ट लॉ बनाती है, इस पे जो है स्टेट बनाते हैं, इस पे दोनों जन कानून बना सकते हैं। रेसिडरी पावर दी गई है, किसको दी गई है, यूनियन गवर्नमेंट को रेसिडरी पावर दी गई है। ओके, यूनियन लेजिस्लेचर को। फिर उसके बाद में हमने फेडरलिज्म विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमारे इंडिया का केस है। हमारे इंडिया को ना क्वाजी फेडरल भी बोलते हैं। तो क्वाजी फेडरल में क्या होता है कि क्वाजी फेडरल में जो स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, यूनिटरी फीचर भी होती है और फेडरल फीचर भी होते हैं। यूनिटरी फीचर मतलब कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है हमारे देश में, है ना, इसलिए क्वाजी फेडरलिज्म भी कहते हैं। ओके, केसी वेयर ने बोला था ये क्वाजी फेडरल जो है। ठीक है, केसी वेयर ने बोला था इंडिया एक क्वाजी फेडरल कंट्री है। ठीक है, और फिर उसके बाद में इंडिया जो है फेडरल इन द फॉर्म है, पर यूनिटरी इन द स्पिरिट देखने को मिलता है। फेडरलिज्म देखने को मिलता है हमारे देश में, पर यूनिटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है। ओके, कई सारे फीचर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्ट्रांग है उसके देखने को मिलते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट जो है कोई भी स्टेट को तोड़ सकती है, मतलब कि अलग अलग एक बड़े स्टेट को दो स्टेट्स में क्रिएट कर सकती है, उसके चार टुकड़े भी कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट बना सकते हैं, और कई सारे स्टेट्स को मिला करके एक स्टेट भी बना सकते हैं। तो ये पूरी पावर जो है पार्लियामेंट के पास में है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी पावर दी हुई है जिसकी वजह से पूरा यूनिटरी स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, हमारा देश में फेडरल फॉर्म चलता है। ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स डिवाइडेड है। ओके, पर जब इमरजेंसी लगती है ना, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसमें ना पूरी पावर जो हो जाती है पार्लियामेंट के पास में आ जाती है, तो एक यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, नेशनल गवर्नमेंट के पास में बहुत पावर आ जाती है। गवर्नर जो होते हैं एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। तो गवर्नर हर स्टेट के जो होते हैं अकाउंटेबल होते हैं जो प्रेसिडेंट के लिए। पर एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कोई एम्प्लॉयमेंट की मतलब एम्प्लॉयड नहीं है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करते हैं ये। 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो उनको अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है संविधान उनको पावर देता है उस हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे। ठीक है, तो कई सारे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं इनके बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट ना जो स्टेट लिस्ट के मैटर है उस पे भी कानून बना सकते हैं। ओके, अगर राज्यसभा जो है पास कर देती है उस चीज को, राज्यसभा पावर दे देती है, ठीक है, आप स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे कानून बना सकते हो, है ना। जो हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज देखने को मिलती है, आईएएस आईपीएस की, है ना, जो आईआरएस हो गई, तो ये सारी सर्विसेज जो है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये जो है यूपीएससी के थ्रू चुने जाते हैं, पर ये काम कहाँ करते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है सारी इनका ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ होती है, पर ये काम करते हैं स्टेट्स में, है ना, आईएएस कलेक्टर होते हैं। ठीक है, फिर ये पार्लियामेंट के पास में पावर होती है। पार्लियामेंट अगर मार्शल लॉ लग जाता है ना, जैसे कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इतनी ज्यादा पावर दी जाती है आर्मी को कि वो जो है किसी के भी घर में जाकर के सर्च कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। ओके,
उनके खिलाफ जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता विदाउट परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है उनको प्रोटेक्ट करती है। तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है देश में कि सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ऐसी पावर्स देनी पड़ती है। तो इससे भी हमको यूनिटरी फीचर देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इंडियन फेडरल सिस्टम में, पावर के लिए डिमांड करते हैं स्टेट। तो पहले तो 19 जो 50s में जब हमारा देश की बाद आज़ाद हो गया था, उसके बाद में जो है जो एक डेमोक्रेसी आई, ठीक है? नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थी, तो कई सारे स्टेट्स थे। इन दोनों में ना सेम पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी, तो कांग्रेस का डोमिनेंस था इस टाइम पर। ओके, फिर टाइम चलता गया, उस टाइम के साथ-साथ फिर लोग भी परेशान हो गए और ये भी जब करप्शन बढ़ता गया, फिर उसके बाद में जो 1967 में स्टेट्स में कोalition देखने को मिला, मतलब नई-नई रीजनल पार्टीज़ राइज़ होने लगी थी। पॉलिटिकल पार्टी नई-नई निकल कर आ रही थी। उन्होंने गठबंधन कर लिया था, ठीक है? और फिर ना सरकार बनाने लगे थे। तो फिर इनके साथ में इनको नेगोशिएशन करना पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस टाइम पर हमको फेडरलिज्म देखने को मिलता है क्योंकि स्टेट्स अपनी पावर्स को पहचान रहे थे, अपनी ऑटोनॉमी के लिए डिमांड कर रहे थे। फिर 1980s के बाद में देखने को मिलता है कि 1990s तक कि जो है नेशनल लेवल पे भी जो है कोएलिशन गवर्नमेंट जो फॉर्म होने लगती है, कोएलिशन एरा आ जाता है। तो इससे हमें फेडरल फीचर के जो है और ज़्यादा सिस्टम देखने को मिलता है, फेडरल सिस्टम हमारे देश में, क्योंकि स्टेट जो है और ज़्यादा ऑटोनॉमी पावर की डिमांड करने लगी थी, ताकि वो अपने स्टेट में, अपने जो एरिया में अच्छे से डिसीजन ले पाएँ और डेवलपमेंट और ग्रोथ कर पाएँ, है ना? तो डिमांड करने लगे थे ऑटोनॉमी की। फिर इसके बाद में अब हमें देखना है रोल ऑफ द गवर्नर्स। तो ओवरव्यू ये हो गया पूरा, ठीक है? जो 2 पार्ट्स में हमने आपको पढ़ाया था। तो गवर्नर जो होते हैं ना, आर्टिकल 153 के तहत बोला जाता है कि हर स्टेट में जो है गवर्नर होने चाहिए। जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं ना नेशनल लेवल पे, वैसे ही गवर्नर होते हैं स्टेट लेवल पे। इनके नाम पे सारा का सारा कामकाज चलता है। नॉमिनल हेड जो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं नेशनल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे होते हैं गवर्नर। तो हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर, जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट में एक ही गवर्नर हो सकता है, ठीक है? प्रेसिडेंट रूल हमने आपको बताया था 356 के तहत आर्टिकल 356 के तहत जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो गवर्नर जो है ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यू रहता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जब पावर में आती है ना, वो जैसे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी पावर में आती है, तो वो हर स्टेट के गवर्नर चेंज कर देते हैं। और फिर जिस स्टेट में उस पॉलिटिकल पार्टी का रूल नहीं होता है, उस स्टेट के गवर्नर और इनके बीच में बहुत ज़्यादा जो है सीएम और ये लोग लड़ते रहते हैं आपस में। फॉर एग्ज़ाम्पल केरला का एग्ज़ाम्पल लें अपन, तो केरला के जो गवर्नर हैं और उनके सीएम के बीच में बहुत ज़्यादा तू-तू मैं-मैं होती है। मतलब कि ना, जो गवर्नर होते हैं, वो बिल को रिज़र्व करके रख लेते हैं और पास नहीं होने देते, कानून नहीं बनने देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास तक ये मैटर चला जाता है, ठीक है? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है ये इश्यू। गवर्नर को ऐसा कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में और स्टेट के साथ में। पर गवर्नर जो है, जो इलेक्टेड ऑफिस होल्डर नहीं है, ठीक है? गवर्नर जो है अपॉइंटेड है ये, अपॉइंटेड होते हैं, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है? तो कोई भी हो सकते हैं, एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हो सकते हैं, ये सिविल सर्वेंट्स हो सकते हैं, या फिर एक पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ओके? तो गवर्नर जो है अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? मतलब इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो एक्शंस होते हैं ना गवर्नमेंट के, उसको ना इस तरीके से देखा जाता है कि गवर्नर ना इंटरफेयर करते हैं बहुत ज़्यादा, जो मतलब कि जो गवर्नर का इंटरफेरेंस होता है ना सीएम के कामकाज में, जो स्टेट में जो कामकाज होता है, तो उसको देखा जाता है कि इंटरफेरेंस कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो फंक्शनिंग है ना स्टेट में, स्टेट जो कामकाज कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें इंटरफेरेंस कौन कर रहा है? उसमें इंटरफेरेंस कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरीके से देखा जाता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट हो गई, ठीक है? और जैसे केरला का हो गया इश्यू, ठीक है? यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, तो गवर्नर के साथ में इनकी बनती नहीं है। जब 2 डिफरेंट पार्टीज़ रूल करती हैं, एक हो गई सेंट्रल में, एक हो गई स्टेट में, ठीक है? तब जो है ना गवर्नर का रोल जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है उस टाइम पर, क्योंकि गवर्नर जो है काम किसके हिसाब से करते हैं? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है? तो सरकारी कमीशन आए थे। क्या होता है कि किसी इश्यू इश्यू पे ना, अगर गवर्नमेंट को कुछ राय वगैरह चाहिए होती है, तो कुछ एक्सपर्ट्स को वो बिठा देते हैं साथ में, जैसे कि कमिटी हो गए या फिर कमीशन्स हो गए। कमिटी अपॉइंट इलेक्टेड होती है, और जो
कमीशंस होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं। तो सरकार ने कमीशन बनाया था, इनसे सलाह माँगी गई थी इन लोगों से, किस तरीके से सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। 1983 में इनको बनाया गया था और इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी 1988 में। तो एग्ज़ामाइन कर रहे थे इश्यूज़ जो भी सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन है, जो रिलेशंस है ना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। इन्होंने रिकमेंड किया कि जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए गवर्नर का, वो स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीसन होना चाहिए, ठीक है? मतलब कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मतलब कि किसी पक्षपात, जैसे कि गवर्नर जो होते हैं ना हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ झुके रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ठीक है? उनको उस हिसाब से काम करना है और उनका अपॉइंटमेंट भी जो होता है ना उसमें सीएम से एक बार राय ले लेनी चाहिए। तो इन्होंने ऐसा भी बोला था। पावर और जो रूल होता है ना गवर्नर का बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कई सारे रीज़न के तौर पे। एक तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है, जो आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं और स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं इसको। इसमें पता क्या होता है? आर्टिकल 356 के तहत ना जो बी.आर. अम्बेडकर ने बोला था कि ये आर्टिकल ना एकदम डेड लेटर की तरह पड़ा रहेगा संविधान में, इसको कोई यूज़ नहीं करेगा। पर 1951 में गवर्नमेंट आई और इन्होंने तुरंत ही यूज़ कर लिया इसको। ठीक है? नाइन जो 356 आर्टिकल को। ये प्रेसिडेंट रूल को ना इस तरीके से यूज़ करने लगी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, इस तरीके से यूज़ करती थी जैसे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी किसी स्टेट में रूल कर रही है, अगर उनके सीएम का चेहरा भी पसंद नहीं आया ना तो उनको हटा देते थे वो लोग। तो इस तरीके की सिचुएशन होने लगी, ठीक है? हर स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। तो ये मेन प्रोविज़न क्या है कि अगर कोई जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो ढंग से कामकाज नहीं करते हैं, संविधान के अगेंस्ट जाके कुछ काम करते हैं, ठीक है? और संविधान के अकॉर्डिंगली काम नहीं करते हैं, तब ये जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है? तो इससे क्या होता है, टेक ओवर कर लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है सारी पावर। प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम करते हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट रूल जो होता है, उसको रेटिफ़ाई किया जाता है, मतलब पार्लियामेंट से पास करवाया जाता है इसको, ठीक है? और प्रेसिडेंट रूल जो होता है इसको 3 साल तक लगा सकते हैं। मतलब आप देख रहे हो डायरेक्टली किसी स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको हटा कर के ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पर। तो यही है प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है? गवर्नर्स होते हैं इनके पास में पावर होती है कि ये रिकमेंड कर सकते हैं स्टेट का डिसमिस करने के लिए गवर्नमेंट को एंड सस्पेंड करने के लिए डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली। मतलब कि गवर्नर जाके बोलेंगे, गवर्नर प्रेसिडेंट से कह देंगे कि यहाँ पे ना आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो क्योंकि ये लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, संविधान के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, ठीक है? और फिर क्या होगा, यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाएगा और सस्पेंड जो होगा डिसॉल्व कर लेते हैं स्टेट असेंबली। जैसे कि पार्लियामेंट में लोकसभा होती है ना, वैसे ही जो स्टेट लेजिस्लेचर में नीचे की तरफ जो होते हैं, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है? तो ना कई सारे कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत डिसमिस कर दी जाती है, अगर उनके पास मेजॉरिटी है फिर भी, ठीक है? जैसे कि केरला में हुआ था 1959 में, उनके पास मेजॉरिटी है, मतलब कि उनको जनता ने चुना है, उनके पास में प्रॉपर उनके सारे एमएलएज़ हैं जितने रिक्वायर्ड हैं किसी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो केरला में ना 1959 में बिना टेस्ट किए मेजॉरिटी जो है कई बार जो यहाँ हटा दिया गया था इनकी गवर्नमेंट को और स्टेट जो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था यहाँ पर। 1967 के बाद में कई सारे स्टेट्स के साथ में ऐसा हुआ क्योंकि ना 1967 के बाद में क्या हो रहा था, कोएलिशन एरा राइज हो रहा था। उसके बाद में नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में सेम पॉलिटिकल पार्टी रूल नहीं कर रही थी, ओके? नेशनल में अलग थी, स्टेट में अलग थी। इसलिए नेशनल गवर्नमेंट एक हथियार की तरह यूज करती है आर्टिकल 356 को, ठीक है? और जो है प्रेसिडेंट जो रूल लगा देती है और स्टेट की गवर्नमेंट को खत्म कर देती हैं। ठीक है? तो इसको इस तरीके से यूज़ करने लगे थे क्योंकि कोएलिशन राइज़ हो रहा था, है ना? और नई-नई पॉलिटिकल पार्टी आ रही थी स्टेट में। लोग इनको वोट कर रहे थे, ये लोग जीत के आ रही थी। कुछ केसेस ऐसे भी देखने के मिले कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो दूसरे कोर्ट जो हैं, तो उन्होंने रूल किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होनी चाहिए। जो डिसीजन होता है ना कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है, तो उसको जुडिशरी चेक करेगी। मतलब कि प्रेसिडेंट ने सही वजह से जो प्रेसिडेंट रूल लगाया है, ठीक है, कि नहीं, तो इसको चेक करेगी कौन? जुडिशरी चेक करेगी। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो चेक करेंगे। ओके? तो आर्टिकल 356 है ना, ये बहुत ज़्यादा जो यूज़ करा जाने लगा 1967 के बाद में इसको बहुत यूज़ करने लगे थे। 1967 के बाद में क्या हो रहा था, स्टेट जो है वहाँ पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट हो रही थी। कांग्रेस नेशनल लेवल पे थी, पर जो
जो स्टेट्स में ना नई-नई पॉलिटिकल पार्टी राइज़ होकर आ रही थी। तो कांग्रेस जो है पावर में सेंटर में जो है नेशनल गवर्नमेंट जो इनकी थी, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट थे ये लोग पावर में थे सेंटर में। तो सेंटर जो है ना इसको इस प्रोविज़न को यूज़ करते थे ताकि डिसमिस कर सके स्टेट गवर्नमेंट को और जो है इसको यूज़ करते थे ताकि जो गवर्नर है ना प्रिवेंट कर सके मेजॉरिटी पार्टी और कोalition को अज्यूमिंग द ऑफिस। मतलब कि ना तो कोalition आए पावर में, ना ही जो मेजॉरिटी पार्टी जो कोई जीत के आ रही ना वो लोग आए। तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा करके उस स्टेट को अपने कंट्रोल में ले लेती थी। ओके, फॉर इंस्टेंस जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया था इलेक्टेड गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश में एंड जम्मू एंड कश्मीर में 1980s के टाइम पर। मतलब कि जनता के द्वारा चुने गए लोगों को इनने क्या किया कि इनको खत्म कर दिया कि ये लोग जो है ना जो है इनको प्रेसिडेंट रूल लगा दिया यहाँ पर। तो ना जो डिमांड था न्यू स्टेट की, अब देखो न्यू स्टेट की जो डिमांड होने लगी इसके बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है? तो दूसरे डायमेंशन भी होते हैं टेंशन के। पहला तो हो गया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ये प्रेसिडेंट रूल का बहुत ज़्यादा चिकल्लस होती है गवर्नर की वजह से। अब दूसरा होता है न्यू स्टेट की डिमांड करते हैं। हमारा फेडरल सिस्टम ना इसमें डिमांड किया जाता है कि नया स्टेट बना दिया जाए। जैसे कि तेलंगाना को क्रिएट किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके, है ना? तो नेशनल मूवमेंट जो है ना, नेशनल मूवमेंट सिर्फ पैन इंडिया मूवमेंट नहीं होता है नेशनल यूनिटी के लिए। इससे ना डिस्टिंक्ट जो यूनिटी भी निकल के आती है, कॉमन लैंग्वेज हो गई मतलब एक जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हो गए, एक जगह में रहने वाले, उनका कल्चर सेम है, तो वो लोग ना एक अपनापन-सा उनको लगने लगता है, ठीक है? तो नेशनल मूवमेंट के साथ-साथ ना मूवमेंट चला डेमोक्रेसी के लिए भी, है ना? तो जैसे ही नेशनल मूवमेंट आया तो नेशनल मूवमेंट के साथ-साथ ना ये भी था कि स्टेट जो है उनको क्रिएट किया जाएगा उनकी बेसिस जो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बेस पे मतलब लैंग्वेज के बेस पे। फॉर एग्जांपल गुजरात में ना गुजरात को अलग किया गया था बॉम्बे से। गुजराती बोलने वाले जो लोग थे उनको अलग कर दिया। बॉम्बे में मराठी जो महाराष्ट्रियन लोग थे मराठी बोला करते थे, है ना? तो उनको अलग कर दिया। ये क्या है लैंग्वेज के बेसिस पे अलग कर रहे हैं, कल्चर थोड़ा डिफरेंट है उससे अलग कर रहे हैं, है ना? तो इससे नए स्टेट क्रिएट किए गए। तो अल्टीमेटली ना इससे डिमांड होने लगी और ज़्यादा स्टेट्स को क्रिएट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो ना नेशनल मूवमेंट के टाइम पे ऐसा बोला गया था। तो इंडिपेंडेंस के बाद ना इंडिपेंडेंस जब हुई थी हमारे देश आज़ाद हुआ था, तो 1947 में पार्टीशन भी हो गया था। तो थोड़ा फ़ियर भी था कि कहीं अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारे देश को यूनिटी में खतरा ना आए, है ना? तो लिंग्विस्टिक बेसिस के डिमांड करने लगे लोग जो स्टेट को डिवाइड किया जाए। तो 1953 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन लाया गया, ठीक है? फिर एक और कमीशन बैठाया गया, ठीक है? तो उसमें बोला गया कि रिकमेंड किया इन्होंने कि क्रिएट कर सकते हैं क्या स्टेट को जो लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है? तो एटलीस्ट 4 मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप थे। 1956 में रिऑर्गेनाइजेशन सम स्टेट कुछ स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन किया गया, ठीक है? क्योंकि ना अब अलग-अलग जगह थी, अलग-अलग देश में मतलब पूरे देश में जो बँटे हुए थे, अलग-अलग कोने में लोग, है ना? को सबको एक प्रॉपर स्टेट का दर्जा देना उनको, है ना? तो वो सब भी इम्पोर्टेंट था। स्टेट बनते तो उनकी गवर्नमेंट भी बनती है ना, उनके यहाँ इलेक्शन भी होता। तो शुरू हो गया था क्या? लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे अब बनाने लगे थे। तो प्रोसेस चलता रहा, बहुत टाइम तक चलता रहा। गुजरात एंड महाराष्ट्र को अलग किया गया 1960 में। क्रिएट किया गया गुजरात एंड मराठा को महाराष्ट्र को सॉरी। तो पंजाब एंड हरियाणा को अलग-अलग किया गया, ठीक है? 1966 में पंजाब एंड हरियाणा तो चंडीगढ़ चंडीगढ़ के लिए भी लड़ते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ जो सिटी है उसको बोलते हैं कि कैपिटल बना दो इनकी, ओके? पर ये लोग लड़ते रहते हैं तो इनके इश्यू के चक्कर में जो है उसको यूनियन टेरिटरी बना के रखा है, ओके? दोनों स्टेट का उसके ऊपर हक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, तो पहले ये यूटी थे, ठीक है? यूनियन टेरिटरी थे, फिर इनको स्टेट्स बनाया गया, जैसे मणिपुर को क्रिएट किया गया, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश को क्रिएट किया गया। अब इन स्टेट को कुछ स्पेशल पावर भी दी गई है क्योंकि यहाँ पर ना ट्राइब्स रहती है, ठीक है? जनजाति ग्रुप रहते हैं यहाँ पर। तो 2000 में ना कुछ बड़े-बड़े स्टेट थे, उनको छोटा-छोटा किया गया, ठीक है? डिवाइड किया गया। जैसे कि ना जो स्टेट थे उनको सेपरेट किया गया क्योंकि वो बहुत बड़े थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था। इसलिए ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए उनको अलग किया गया। जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, ठीक है? मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकाला गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकाला गया, बिहार और झारखंड को अलग किया गया, ठीक है? और नए स्टेट बने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2014 में ना स्टेट ऑफ तेलंगाना को अलग किया गया, ठीक है? और आंध्र प्रदेश से, है ना? तो फिर इनको एक और नया स्टेट बनाया, इनके रीजन के बेसिस पे और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेजिस बेसिस पे, ठीक है? स्ट्रगल करते रहे ये लोग सेपरेट स्टेटहुड के लिए, जैसे कि विदर्भ है ना महाराष्ट्र में, वो भी डिमांड करते हैं सेपरेट स्टेट के लिए।
अब एक और देखो, स्टेट की डिमांड भी देख ली हमने। अब इंटर स्टेट भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब ये स्टेट्स भी आपस में लड़ते-भिड़ते रहते हैं। अब इनके लड़ने की भी कई सारी वजह होती है। और सबसे पहला एग्ज़ाम्पल तो ना आप रिवर को लो, ठीक है? क्योंकि रिवर के चक्कर में ये लोग बहुत लड़ते हैं, रिवर के पानी के लिए, ठीक है? तो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट तो बहुत फेमस है, ठीक है? नर्मदा रिवर का भी हो गया। तो कई सारी रिवर्स हैं अपने देश में, तो उसके पीछे इन लोग लड़ते रहते हैं। तो ये लोग ना स्टेट्स आपस में ही भिड़ते रहते हैं, है ना? तो सेंटर के साथ भी विद द सेंटर ओवर द ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी के लिए भी लड़ाई करते हैं सेंटर के साथ में कि भाई हमको और पावर्स दो, ऑटोनॉमी दो। अदर इश्यूज भी रहते हैं जैसे कि पैसे, रिसोर्सेज को शेयर करने में ये लोग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, ठीक है? जैसे कि अब डिमांड कर रहे हैं ये लोग स्टेट्स जो है कि 50% जो है टैक्स का शेयर करो, मतलब कि सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में जो स्टेट्स को दिया जाता है टैक्स का शेयर, तो वो अभी 41% है, ठीक है? तो उसको ना 50% करने की डिमांड कर रहे हैं। जो फाइनेंस कमीशन आ रहे हैं 16th फाइनेंस कमीशन, तो उनसे डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा कर दो। तो कई सारे इंस्टेंसेस होते हैं जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं 2 स्टेट्स में या मोर देन 2 स्टेट्स, 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में भी फाइट हो जाती है। तब डेमोक्रेसी जो सॉरी जुडिशरी का रोल आता है। तो जुडिशरी उनके बीच में जो है सुलह करवाते हैं, डिस्प्यूट्स जो है उनके सॉल्व करते हैं, लीगली उनका सॉल्व होता है उनके डिस्प्यूट्स का। पर रियलिटी में देखो तो इनके डिस्प्यूट ना लीगल नहीं होते हैं। ये लोग ना झगड़ते रहते हैं बस स्टेट्स। तो इनका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी होता है। कुछ तो स्टेट्स जो होते मतलब कि जो पॉलिटिक्स की वजह से लड़ते हैं ये लोग। मतलब इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये मुद्दा उठा दो ताकि जो है सारे लोग इस मुद्दे की वजह से हमको वोट दे देंगे। तो ये भी होता है, ठीक है? जैसे कि कभी इलेक्शन होते हैं ना तो नेशनलिज्म का इश्यू उठाया जाता है। तो अमेरिका में हर जगह ये होता है, ठीक है? ताकि जनता जो है हर चीज़ भूल जाए और नेशनलिज्म के नाम पे इनको वोट दे दे। ठीक है? तो कई सारे फिर इनको रिज़ॉल्व किया जाता है बातचीत के थ्रू एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाता है स्टेट्स के बीच में। 2 तरह के डिस्प्यूट्स तो आते ही रहते हैं स्टेट्स के बीच में। पहला तो है बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर की वजह से भी लड़ते हैं ये लोग। स्टेट जो है क्लेम करते हैं जो टेरिटरीज़ को, दूसरे जो नेबर स्टेट की टेरिटरी होती है ना उसको क्लेम करते रहते हैं। मतलब कि महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटका हो गया, ठीक है? तो बेलगावी रीजन जो है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है? आता कर्नाटका में है ये बेलगावी रीजन, पर महाराष्ट्र इसको डिमांड करता है क्योंकि वहाँ पर मराठी स्पीकिंग रहते हैं, ठीक है? तो बेलगावी रीजन इनके बीच में डिस्प्यूट है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट भी होता है इनके बीच में। तो लैंग्वेज जो है बेसिस होती है, लैंग्वेज के बेसिस पर डिफाइन तो किया गया था बाउंड्रीज स्टेट की, पर बॉर्डर के नाम पे भी ये लोग लड़ते हैं क्योंकि पॉपुलेशन जो है अ, ये ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही लैंग्वेज बोलती है वहाँ की पॉपुलेशन। हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हो वहाँ पर, ठीक है? उनकी भाषा कई हो। तो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट, ईज़ी तो नहीं होता है इनके डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व करना लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है? लैंग्वेज की मेजॉरिटी के बेसिस पे आपने स्टेट क्रिएट कर दिया, पर फिर भी डिस्प्यूट्स होते हैं। तो एक लॉन्ग जो बहुत ही लंबे टाइम से चला आ रहा है डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट जो कर्नाटका एंड महाराष्ट्र का भी हमने आपको बताया, ठीक है? तो ये डिस्प्यूट है बेलगाव रीजन का। तो मणिपुर एंड नागालैंड का डिस्प्यूट है। इनका भी लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट चला आ रहा है, ठीक है? तो हरियाणा एंड जो पंजाब है, ये लोग भी, इनके बीच में भी डिस्प्यूट चला आ रहा है बॉर्डर की वजह से नहीं, इनकी कैपिटल सिटी की वजह से भी। हमने आपको बताया था चंडीगढ़ के लिए लड़ते हैं ये लोग। तो इस सिटी को ना अभी दोनों की कैपिटल बनाया हुआ है और यूनियन टेरिटरी बनाया हुआ है, मतलब कि इसको ना अभी सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। ठीक है, 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। उन्होंने ना लीडरशिप थी, मतलब कि उन्होंने थोड़ा समझौता करवाया और जो पंजाब में, और इस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू चंडीगढ़ जो है उसको पंजाब को देने की बात की थी। पर ये नहीं हो पाया क्योंकि हरियाणा मान ही नहीं रहा, है ना? तो वो भी चाहते हैं कि उनकी भी कैपिटल सिटी अच्छी सी मिल जाए उनको, है ना? हरियाणा वाले भी। तो चला आ रहा है डिस्प्यूट ये भी। बॉर्डर डिस्प्यूट जो है बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल भी हो जाता है इनके लिए, ठीक है? तो सेंटिमेंट के हिसाब से, क्योंकि डिस्प्यूट जो है शेयरिंग, और एक और डिस्प्यूट होता है जैसे कि शेयर ऑफ रिवर का वाटर जो है पानी का। पानी तो और ज़्यादा जो सीरियस इश्यू है, ठीक है? जैसे तो यहाँ पर ना क्या होता है, प्रॉब्लम आती है ड्रिंकिंग वाटर के पानी के लिए, मतलब पीने के पानी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है? तो आपने सुना होगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, तो बहुत फेमस डिस्प्यूट है। इसको लेके तो लोग कोर्ट में पहुँच गए थे। तो कावेरी रिवर के पानी के लिए ना महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी ये सब लड़ते हैं, ठीक है? तो फार्मर्स जो है दोनों स्टेट के हैं, डिपेंडेंट हैं कावेरी रिवर के ऊपर, ओके? और जो रिवर है, तो उसके लिए ना रिवर वाटर ट्रिब्यूनल भी बनाया गया ताकि ट्रिब्यूनल क्या करते हैं,
ट्रिब्यूनल क्रिएट किए गए थे जो ये ना नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। मतलब ये ना सहमति के साथ में इनका सुलझा देते हैं डिस्प्यूट। ओके, और नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि अपने ही केस में आप खुद जज नहीं बन सकते। ओके, और बिना सुने डिसीजन नहीं दिया जाता है। तो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं और सॉल्व करते हैं। कई सारे ट्रिब्यूनल बनते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी ट्रिब्यूनल बनता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड केस देखते हैं। वैसे ही रिवर वाटर ट्रिब्यूनल बनाया गया था ताकि इनके डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकें, पर इनका डिस्प्यूट जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंच गया क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे। तो ऐसे ही सिमिलर डिस्प्यूट है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बीच में भी है। ठीक है, ये नर्मदा रिवर के पानी के लिए फाइट कर रहे हैं। तो रिवर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ओके, क्योंकि रिवर जो पानी तो पता ही है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी को पता होता है, फिर भी उसका जो वेस्ट करते हैं लोग, पॉल्यूट करते हैं। तो इसकी वजह से ना डिस्प्यूट आता है, तो इससे पेशेंस भी देखते हैं, जो टेस्ट करता है ये पेशेंस और कोऑपरेटिव स्पिरिट भी स्टेट की, क्योंकि ये आपस में लड़ने लगते हैं, जबकि इनको कोऑपरेशन के थ्रू सॉल्व करना चाहिए डिस्प्यूट, है ना। अब रिवर को थोड़ी ना आप बोलोगे कि इतनी रिवर मेरी इतनी तुम्हारी, है ना। वो तो उसका पूरा फ्लो ही है, वहां तक जा रही है वो। ओके, तो कोऑपरेशन होना चाहिए शेयरिंग करने के लिए। तो स्पेशल प्रोविजंस भी हैं कुछ, ठीक है। तो फेडरल हमारे यहाँ असिमेट्रिकल फेडरलिज्म देखने को मिलता है। स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं कुछ स्टेट को। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स दिए गए हैं फेडरल सिस्टम, फेडरल अरेंजमेंट में जो इंडिया क्रिएट किया गया था ना। तो कुछ स्टेट को है ना डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट दिया था। तो मतलब कि कुछ जो बच्चे होते हैं ना, जो कि थोड़े कमजोर होते हैं, उनको एक्स्ट्रा प्यार और केयर की जरूरत होती है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें अपनी फील्ड पे, है ना? मतलब कि पेरेंट्स भी उस बच्चे को मतलब ज़्यादा थोड़ा सपोर्ट करते हैं जो कमज़ोर होता है ना? तो वैसे ही वो स्टेट जो कि थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है, उसको सपोर्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो लेजिस्लेचर जो है, तो हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में कि साइज एंड पॉपुलेशन हर स्टेट की डिफरेंट होती है ना। तो असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है राज्यसभा में भी, है ना। जिसकी जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। अब आप सिक्किम की जो सीट देखोगे ना, सिक्किम छोटा सा स्टेट है, वहां पे पॉपुलेशन भी कम है, और इनकी सीट है ना लोकसभा और राज्यसभा में एक दो ही सीट रहती है, ज्यादा सीट नहीं रहती। वहीं उत्तर प्रदेश की देखो तो इतनी सारी सीट्स रहती हैं, है ना। मध्य प्रदेश की 29 करीब सीट्स रहती हैं लोकसभा में, तो इतनी सारी सीट्स रहती हैं। जो छोटे स्टेट्स होते हैं जिसमें कम पॉपुलेशन होती है, वहाँ की कम सीट रहती है। वैसे ही ना मिनिमम रिप्रेजेंटेशन होती है, स्मॉलर स्टेट की कम होती है, ठीक है। तो बड़े स्टेट होते हैं जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, उनकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो बेसिस क्या है, पॉपुलेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। तो जब पावर डिवाइड की जाती है ना, तो संविधान ने भी कुछ जो डिवीजन ऑफ पावर किया ना, सारे स्टेट को जो है वैसी पावर नहीं दी है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम तो कॉमन पावर दी गई है, पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं कुछ स्टेट्स को, जैसे कि उनकी जो सोशल कंडीशन और हिस्टोरिकल जो सर्कमस्टेंसेस देखने को मिली, उनकी हिस्ट्री ऐसी रही है। जैसे कि स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। यहाँ पर जो है ट्राइबल एरियाज ज्यादा हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है रोडवेज, रेलवेज का, है ना। जैसे कि अगर एक बड़े स्टेट की बात करो आप, महाराष्ट्र की, या फिर बड़ी सिटीज़ की बात करो, चेन्नई वगैरह, तो इस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इनको सपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर खूब सारी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, इनका हिस्ट्री और कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि ना मेघालय में ना जो गारो खासी ट्राइबल रहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर ना मैट्रियार्कल सिस्टम फॉलो किया जाता है। वहाँ पर ना जो विमेन होती है वो सुप्रीम होती है। जैसे हमारे यहाँ पुरुष प्रधान सिस्टम होता है जो अपनी सोसाइटी में, तो यहाँ पर इनकी सोसाइटी में जो होता है, महिला यहाँ पर जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। महिलाएँ शादी करके जो है लड़के को अपने घर लेकर के जाती हैं। प्रॉपर्टी राइट्स भी विमेन के पास में ही होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ना मेन की राइट की डिमांड करते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में वुमेन्स की राइट की डिमांड करते हैं, इक्वल राइट्स की। ओके, तो प्रोविज़न जो है, कुछ स्टेट जो है उसको ना यहाँ पर ना इंसर्जेंसीज़ भी होती है। मतलब कि जो कुछ स्टेट में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो कि ना अलग होने की डिमांड करते हैं, लड़ाई-झगड़ा करवाते हैं। और ना चाइना हो गया, और जो बाहर जो आजू-बाजू के स्टेट होते हैं ना, वो भी ना फ्यूल करते हैं इनको, क्या करते हैं, इनको पैसे वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं, हथियार प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये लोग लड़ें, अशांति फैलाएँ देश में, है ना? तो इंसर्जेंसी भी देखने को मिलती है। इसलिए ना इनको कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं हिली स्टेट्स को भी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया। ओके, तो यहाँ पर ना
हिली स्टेट है ये, ओके, यहाँ पर कई सारे डिज़ास्टर भी हो जाते हैं, है ना? तो इनको भी कुछ स्पेशल जो प्रोविज़न्स हैं इनके लिए भी। कुछ स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना, इनको भी कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। अब डिटेल में तो आपकी बुक में नहीं दिया है, वरना इन सब की जो डिटेल में क्या-क्या इनको प्रोविज़न दिए गए, वो भी होता है। ओके, अब जम्मू एंड कश्मीर का तो इसका तो खत्म ही हो गई अब कहानी। जो पहले ये जो आर्टिकल 370 ये तो बहुत ही अलग टाइप का दिया हुआ था स्पेशल स्टेटस। इनके पास में नहीं है ऐसा अजीब टाइप का स्टेटस, पहले इनके पास में था। मतलब कि ना इनका अलग से फ्लैग होगा, इनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बाहर का कोई मतलब भारत का नागरिक जो है ना यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता, ऐसी ऐसे प्रोविज़न थे इनके यहाँ। तो जो स्टेट जो था ना, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना उन्होंने ऐसे प्रोविजंस वहाँ पर डाले हुए थे। पर अभी हमारे देश का पूरी तरीके से अब जो इंडिया का पार्ट है इसलिए पाकिस्तान जो है बहुत चिढ़ता है ना? तो स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था ना आर्टिकल 370, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है एक बहुत बड़ा ना प्रिंसली स्टेट था, यहाँ पर राजा रूल किया करते थे। तो ना इनके पास में ऑप्शन था कि या तो ये इंडिया को जॉइन कर लें, या तो पाकिस्तान को जॉइन करें, या तो ये इंडिपेंडेंट रह जाएँ, ठीक है? 1947 में इनको ऑप्शन दिया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद में अक्टूबर में 1947 में पाकिस्तान को बिल्कुल वेट नहीं हुआ, ठीक है? पार्टीशन के बाद में अक्टूबर में इसने क्या कांड किया, इसने ना कुछ ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स थे, मतलब कि तो यहाँ पर ना इन्हें कुछ जो अपने टेररिस्ट थे ना उनको क्या किया इन्होंने, इस तरीके की वेशभूषा में कश्मीर में भेज दिया ताकि कश्मीर में ना ये लोग लड़ाई झगड़े करवाएँ और उसको कैप्चर कर लें, ठीक है? बारामुल्ला मैसेकर हुआ था, तो आप इसको ना सर्च करके पढ़ भी सकते हो, बहुत सारे लोगों को मारा था इन लोगों ने, पता? तो महाराजा हरी सिंह थे उस टाइम पर वहाँ के राजा, तो इन्होंने क्या बोला, इंडिया से हेल्प माँगी। तो इंडिया ने बोला ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करना होगा। तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था भारत में पूरी तरीके से मिलने का, भारत को जॉइन करने का, ठीक है? ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इंडिया में जॉइन होना, ठीक है? अब ये जो इंस्ट्रूमेंट असेशन है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, इसको ये पाकिस्तान मानता नहीं है। ठीक है? तो कई सारी मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जो पार्ट्स में पाकिस्तान में थे, तो अ, उन्होंने जॉइन कर लिया था पाकिस्तान को, पर जम्मू एंड कश्मीर एक एक्सेप्शन था। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, ऐसी सिचुएशन में ना कुछ ज़्यादा ही ऑटोनॉमी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको। ओके, तो आर्टिकल 370 था, तो उसने ना स्टेट जो है उनके पास में मतलब कि कोई भी कानून अगर यूनियन गवर्नमेंट इनके लिए या फिर यूनियन लिस्ट और जो कॉन्करेंट लिस्ट का कानून बनाया जाता था ना, तो उस कानून को ना एक बार स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछा जाता था, स्टेट से भी। ठीक है? तो मतलब कि जैसे नहीं यूनियन गवर्नमेंट कोई कानून बनाएगी तो वो हमारे यहाँ सारे स्टेट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। पर जो जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसी ऑटोनॉमी दी हुई थी कि उस कानून को मतलब बनाने से पहले इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे एक बार राय लेनी पड़ेगी। ठीक है? तो डिफरेंट था थोड़ा पोज़ीशन जो दूसरे स्टेट के साथ में अगर इनका कंपेयर करते हैं ना तो अलग था। तो दूसरे स्टेट का अगर देखें तो डिवीज़न ऑफ पावर जैसे लिस्टेड किया गया है, 3 लिस्ट हमने आपको बताई थी 7th शेड्यूल में। तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है कि अगर हमारी नेशनल गवर्नमेंट कोई कानून बना रही है, तो सारे स्टेट के ऊपर अप्लाई हो जाता है वो, है ना? पर जम्मू एंड कश्मीर में पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तो जम्मू एंड कश्मीर में ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके पास में बहुत कम पावर थी, बहुत ही लिमिटेड पावर थी। पर जो पावर्स जो लिस्टेड थी ना यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उसको भी यूज़ करते थे ये जब उनको स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट मिलता था। जब वो पूछते थे स्टेट गवर्नमेंट से, राज़ी होती थी जब स्टेट गवर्नमेंट, तब जाके वो यूनियन लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट का कानून जो है जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होता था, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी हुई थी जम्मू एंड कश्मीर को। तो अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो अलाउ करता था प्रेसिडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट से पूछ करके, उनसे बात करके क्या करेंगे स्पेसिफाई करते थे कि यूनियन लिस्ट का जो कौन-सा यूनियन लिस्ट का पार्ट है जो अप्लाई होगा स्टेट के ऊपर। मतलब कि वही चीज़ है कि इनसे हर चीज़ इनकी स्टेट गवर्नमेंट से पूछना पड़ती थी। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स लाए थे, जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट से पूछ कर मतलब बात करके, ठीक है? क्या कि जो हमारे संविधान का जो मेजर पार्ट है ना वो अप्लाई होगा स्टेट में, है ना? और जो एज़ अ रिज़ल्ट जो जम्मू एंड कश्मीर है ना उसका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है और जो फ्लैग है वो होगा। पार्लियामेंट जो है उसपे कानून बना सकती है उन सब्जेक्ट्स पे, जो जो पार्लियामेंट कानून बनाती है ना उन सब्जेक्ट्स में, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स में, तो उसको ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो मतलब कि इनका अलग फ्लैग था, इनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है? और फिर तब जाके इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि पार्लियामेंट के जो कानून होंगे वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होंगे। तो ऐसा इनका कुछ स्पेशल स्टेटस था,
ठीक है? तो जो डिफरेंस था ना, जो अदर स्टेट्स में और जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसकी वजह से ना कोई तो डिफरेंस क्या था कि कोई भी इमरजेंसी जो थी ना, ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे डिक्लेयर नहीं की जा सकती थी विदाउट जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट से पूछे हुए। ठीक है? मतलब कि वैसे तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके अब आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया है। तो अगर इमरजेंसी भी लगानी होती थी ना, तो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट से आपको एक परमिशन के तौर पे पूछना पड़ेगा। ओके, पर अब ऐसा नहीं है ना? अगर दूसरे स्टेट में लगाना है, आपको स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी ना पूछोगे कि यहाँ पर इमरजेंसी लगाना है, पर यहाँ पर लगानी होती थी ना, पूछना होता था। यूनियन गवर्नमेंट ना फाइनेंशियल इमरजेंसी भी नहीं लगा सकती थी स्टेट में, ठीक है? डीपीएसपी जो होते थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में पार्ट 4 में दिए गए हैं ये। मतलब कि ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को लेनी है ताकि जनता का वेलफेयर कर सके। ओके, तो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि गवर्नमेंट को इस दिशा में काम करना है। तो ये जो डीपीएसपी थे ना, ये जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होते थे। अमेंडमेंट किया गया था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट, संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है, तो वो भी अप्लाई नहीं होता था बिना जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट से पूछे हुए। मतलब कि हर चीज़ जो भी नेशनल गवर्नमेंट कर रही है ना, तो उनको एक बार जो है सहमति लेनी पड़ती थी जो स्टेट गवर्नमेंट से, ताकि उनके जो जम्मू एंड कश्मीर में जो है अप्लाई कर सके उस कानून को, उस अमेंडमेंट को। ओके, तो ऐसी सिचुएशन थी उस स्टेट में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो स्पेशल स्टेटस जो था आर्टिकल 370 अब नहीं है बिल्कुल भी। जम्मू एंड कश्मीर जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 2019 में। 5 अगस्त को ना 2019 में इसको हटा दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, बाइफरकेट कर दिया गया यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है? 2 यूटी बनाई गई और नया अरेंजमेंट जो है इफेक्ट में आ गया 31 अक्टूबर 2019 में। वैसे तो कई सारे चेंजेस किए, आर्टिकल 370 जो है इसको हटा दिया गया फिर, ठीक है? तो जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे, है ना, बीच में, जो स्टेट को है कुछ ज़्यादा ही ऑटोनॉमी दे दी थी। ओके, तो वैसे ये प्रोविज़न अब काम की तो है नहीं, पर आपको एक बार पता होना चाहिए कि हर चीज़ ऐसे उनकी सहमति से उनसे पूछ के करी जाती थी। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, अब देखते हैं कंक्लूजन। तो फेडरलिज्म ना एक रेनबो की तरह है। ओके, कई सारे कलर देखने को मिलते हैं और कलर जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, पर वो साथ में रहते हैं, ठीक है? हार्मनी के साथ में रहते हैं। फेडरलिज्म जो है कंटिन्यूअसली जो है मेंटेन करता है, एक डिफिकल्ट बैलेंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में। कोई भी लीगल और इंस्टीट्यूशनल कोई फॉर्मूला नहीं है जो कि ढंग से फंक्शनिंग हो पाए जिससे फेडरल पॉलिटी की, ठीक है? मतलब कि डिफरेंसेस तो आते ही हैं इनके बीच में। अल्टीमेटली जो है ना जनता ही है और पॉलिटिकल प्रोसेस है जो कि एक डेवलप करती है, कल्चर बनाती है और सेट ऑफ वैल्यूज जो होती है हमारी और जो हमारे गुण होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया, टॉलरेट करना चीजों को, है ना, सहन शक्ति रखना और कोऑपरेशन के साथ में काम करना शांति से, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है फेडरलिज्म काम कर पाता है। वरना स्टेट ही आपस में फाइट करते रहेंगे, यूनियन गवर्नमेंट फाइट करते रहेंगे स्टेट के साथ में, स्टेट लड़ते रहेंगे ऐसे, तो काम नहीं हो पाएगा। इनके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, टॉलरेशन होना चाहिए। फेडरलिज्म जो है ना सेलिब्रेट करता है बोथ यूनिटी को एज वेल एज डाइवर्सिटी को, मतलब कि अब सब लोग साथ में भी हैं और डाइवर्सिटी भी है। तो नेशनल यूनिटी है ना उसको बिल्ड नहीं कर सकते हम अगर बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंसेस चलते रहते हैं, ठीक है? तो जो यूनिटी है तभी आती है जब सोशल स्ट्राइक जो होती है ना, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि ज़बरदस्ती ना आप फ़ोर्स नहीं कर सकती यूनिटी। अगर ज़बरदस्ती करोगे ना तो झगड़े होने लगेंगे सोसाइटी में, लोग अलग-अलग रहने लगेंगे, उससे यूनिटी और ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ना यूनिटी अपने आप आती है। तो रिस्पॉन्सिव पॉलिटी जो होती है सेंसिटिव होना चाहिए डाइवर्सिटी के प्रति, मतलब डाइवर्सिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी, इसको भी लेकर के चलना है। स्टेट हमारे डाइवर्स है इसलिए उनको स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है? उनकी भी बात सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट के ऊपर हर चीज़ थोपी जाती है, ओके? तो डिमांड करते हैं ये ऑटोनॉमी की, ओके? तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ में हमको ये सारी चीज़ें लेकर के चलनी पड़ती हैं। तो आप समझ गए ये चैप्टर? आपको वीडियो कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके? टेक केयर, बाय।